हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कि जो कैपिटल मार्केट है ना, उसकी क्या हिस्ट्री है, यानी कि पहले से लेकर के अभी तक क्या क्या हिस्ट्री रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्री इंडिपेंडेंस से, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या सिचुएशन थी। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कैपिटल मार्केट था वो शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, यानी उससे पहले कोई तरह का शेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद कैपिटल मार्केट की शुरुआत हुई है। आपको यह भी बता दूं कि जो सिक्योरिटीज थी कंपनीज की, वो ट्रेड की जाती थी 19th सेंचुरी से, ठीक है। और कहां ट्रेड की जाती थी? बॉम्बे एंड कलकत्ता में इसको ट्रेड किया जाता था। अब हुआ ऐसा कि बॉम्बे के अंदर अचानक, मतलब बॉम्बे बहुत मेन सेंटर बन गया था कॉटन सप्लाई का। मतलब उस टाइम पे पूरा जो कॉटन सप्लाई था वो बॉम्बे से हुआ करता था। इवन आपको पता है रिलायंस के जो ओनर है धीरूभाई अंबानी, उन्होंने भी शुरुआत बॉम्बे से की थी। तो कहने का मतलब वो बहुत बड़ा हब था एक, ठीक है। तो 1860-61 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर होता है। अब अमेरिकन सिविल वॉर होने से जो कॉटन का सप्लाई है, जो कॉटन का ट्रेड किया जाता था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि मार्केट के अंदर जो पूरा कॉटन का ट्रेड था वो इतना जोरदार हो गया कि कॉटन के ट्रेड बढ़ने की वजह से बूम देखने को मिला। यानी पूरा इंडिया मार्केट बूम हो गया। मतलब पूरे जितने भी शेयर्स थे, जितनी भी कंपनियां थी, सब में बहुत उछाल देखने को मिला। और ये पहली बार हुआ जब हमारा मार्केट बूम पीरियड में गया था। और हमारा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज था उस टाइम पे वो बूम हुआ था जून 1865 तक। सोचो, इस अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था 60-61 में, और 65 तक ये जो कॉटन सप्लाई बढ़ने की वजह से हमारे पूरे मार्केट में बूम देखने को मिला था, वो 65 तक देखने को मिला था। आपको यह भी बात बता दूं कि बहुत कम ब्रोकर्स थे उस टाइम पे जो कि ट्रेडिंग किया करते थे। और ये लोग ट्रेडिंग कहां करते थे? ये लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग करते थे। अभी के जैसे ऑनलाइन तो होता नहीं था, पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग होता था। वो ट्रेड करते थे इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल इन बॉम्बे। यानी जो बॉम्बे था उसके सामने, मतलब जो बॉम्बे का जो टाउन हॉल था उसके सामने क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे और वहां पे पूरी ट्रेडिंग किया करते थे। इसके बाद एक और चीज बता दूं कि उस टाइम पे ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि इंडिया का ग्रोथ हो, इंडिया का डेवलपमेंट हो, वो चाहती नहीं थी, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट उतना ग्रो नहीं हो पाया इंडिपेंडेंस से पहले। बोलो क्लियर हो गया? और यहां पे मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का फोटो भी बताया, ये इसका लोगो था। नेक्स्ट आगे बात करें, आपको ये भी बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज की डेट में एक इंडियन की है, ठीक है। मतलब इंडिया की है ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे यहीं के एक इंडियन ने उसको परचेस कर लिया है। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, आपको पता है 5 वर्षीय योजना बनाई जाती है। तो जो पहली और दूसरी 5 वर्षीय योजना थी उसमें ज्यादा वेटेज किसको दिया गया था? एग्रीकल्चर को और पब्लिक सेक्टर को। यानी सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पे और पब्लिक सेक्टर, यानी होता है कि जो भी बिजनेस गवर्नमेंट चलाती है वो पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एग्रीकल्चर पे फोकस था, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो प्राइवेट सेक्टर था ना उस पर ध्यान नहीं दिया इतना। मतलब जो पब्लिक का पेड अप कैपिटल था वो पब्लिक कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा था कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। और जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत कम सिक्योरिटीज ही लिस्टेड थी। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज था उसके अंदर बहुत कम प्राइवेट कंपनियां थी जो अपना शेयर्स खरीदती थी और बेचा करती थी। हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तब। अब होता यह है 1950 के अंदर स्टॉक मार्केट को जाना गया स्पेक्यूलेशन मार्केट की तरह, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सट्टा बाजार। यानी स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टा, ठीक है। तो सट्टा बाजार की तरह इसको जाना गया। एक नेक्स्ट बात करें तो टाटा स्टील, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी टेक्सटाइल, कोहिनूर मिल्स, नेशनल रेयन, कैल्को मिल्क्स, और ये सब ऐसी सिक्योरिटी थी जो उस टाइम पे बहुत ही अट्रैक्टिव थी। लोग ज्यादातर इन सब सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते थे। यानी सोचो टाटा स्टील कितने टाइम से, आज की डेट में भी है, बॉम्बे डाइंग, ये सारी कंपनियां, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये सारी कंपनियां तब से ट्रेड करती है जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमारा स्टॉक मार्केट धीमे धीमे ग्रो हुआ था। मतलब यहां पे मैंने ये एग्जांपल क्यों दिए हैं? क्योंकि ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम कंपनियां थी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे और पब्लिक सेक्टर पे। बोलो क्लियर हो गया? एक और बात बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेंटर की जो बैच है उसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट आपको करवाएंगे, एज वेल एज 2 सब्जेक्ट भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी सारी सॉल्व कर दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। और अभी इस प्राइस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी के अभी आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी बैच में जुड़ जाओ, आपका ही इसमें फायदा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, बियरिश ट्रेंड।
अब होता है चाइना और पाकिस्तान से वॉर, यानी जंग की शुरुआत होती है। अब जंग की शुरुआत हुई, उससे पता है हमारी कंट्री में काफी सारी जगहों पे फेमाइन की सिचुएशन आई गई। फेमाइन मतलब होता है भूखमरी, मतलब कि खाने की कमी होना, ठीक है। कहीं पे भी खाने की मतलब खाना था ही नहीं हमारी कंट्री में, बहुत कम खाना बचा था और ऐसे सिचुएशन में कंट्री पूरी डाउनफॉल पे चली गई। बेयरिश मतलब होता है गिरना। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बुलिश मतलब मार्केट ग्रो होना, बियरिश मतलब मार्केट डाउन होना, ठीक है। इसलिए दो तरह के मार्केट में भी लोग होते हैं, बुलिश और बियरिश। तो उस टाइम पे कौन सा ट्रेंड निकला था? बियरिश ट्रेंड निकला था। नेक्स्ट आगे बात करें तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग और बदला ट्रेडिंग, इन दोनों की शुरुआत हुई थी कब? जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का और इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तब। आपको पता है बदला यानी क्या होता है? बदला मतलब होता है कि कैरी फॉरवर्ड करना कोई भी ट्रांजैक्शन को। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दुकानदार हूं, आप मेरे यहाँ पे आए और मेरे को बोला कि मेरे लिए ये टी शर्ट निकाल के रखो। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा दूंगा नहीं। ये मान लो 1000 रुपए की टी शर्ट है, ठीक है। 1000 रुपीज जो है वो आने वाले 10 दिन के बाद मैं आपको पैसा दूंगा और तभी मेरे को आप सिक्योरिटी देना या मेरे को वो आप टी शर्ट दे देना। अब होता यह है कि 10 दिन के बाद मान लो भाव बढ़ा कम हुआ तो वो सब नहीं देखने का। मैंने बोला 1000 रुपए, मतलब आपने बोला 1000 रुपए आप मेरे को पे करोगे और मैं आपको 1000 रुपए में टी शर्ट दूंगा। अगर मान लो उससे ज्यादा भाव हुआ तो आपका फायदा और अगर कम भाव हुआ तो मेरा फायदा। बोलो क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब कि इसी तरह से इसको ट्रेडिंग को बोलते हैं बदला ट्रेडिंग। डन। तो ऐसी तरह की ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी और इसको आज की डेट में बोला जाता है फ्यूचर्स। आपने सुना ही होगा फ्यूचर ऑप्शंस, जिसमें जो फ्यूचर है ना वही बदला ट्रेडिंग है। नेक्स्ट बात करें तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट इसमें फ्यूचर के लिए की जाती थी जिससे ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाए। फिर ना हमारे कंट्री में 1964 में फर्स्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी और उसकी शुरुआत की थी यूटीआई ने, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, जिसने शुरुआत की। और उसके बाद यूटीआई तो था ही, एलआईसी, जीआईसी ये सब इसमें एमर्ज हो गए और इसके मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हो गए। तो म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1964 से हुई थी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें हैंड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको पता है 1960 के डिकेड्स के अंदर जो शेयर मार्केट था, कैपिटल मार्केट था, उसको प्रमोट किया गया। बट होता यह है कि जुलाई 1974 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला दिए। किस पे? डिविडेंड पे। यानी कि डिविडेंड तो पता ही है सबको कि जब हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी वाले हमको रिटर्न में क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। अब यहां पे ला दिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो कंपनीज होती थी उनको 12% शेयर्स की फेस वैल्यू का डिविडेंड देना है या तो फिर 1/3 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड देना है। दोनों में से जो भी कम हो वो क्या करना होगा? कंपनी को डिविडेंड देना होगा। अब उससे होता क्या है पता है कि ये रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से लोगों को हुआ यार बहुत इतना कम कैपिटल, मतलब इतना कम डिविडेंड हमको मिलेगा, तो इस डर से उन्होंने क्या किया? मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। मार्केट से पैसा निकाला तो आपको पता है एक दिन में पूरे मार्केट का कैपिटलाइजेशन 20% गिरा था, 20% डाउनफॉल देखने को मिला था बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड। बोलो क्लियर हो गया? और इसी को बोलते हैं हैंड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो डिविडेंड हुआ करता था उसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन ला दिया, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो गया? गिर गया। मार्केट का कैपिटलाइजेशन गिर गया, लोगों ने डाइवेस्ट करना शुरू कर दिया, हटा दिया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करें फेरा, जो कि आया था 1973 के अंदर। तो फेरा क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1973 में जो आया था। यहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज को फोर्स किया कि भाई आप भी आओ और इंडिया के आके यहां पे आके इन्वेस्ट करो, ठीक है, इंडियंस की फेवर में। अब हुआ ये कि इंडियन वेंचर्स और एज वेल एज ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है दोनों साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे जो पुश और अपलिफ्टमेंट मिला। अभी तक क्या हो गया था? मार्केट डाउन हो गया था। अब जैसे ही फेरा आया, मल्टीनेशनल कंपनी को अलाउ किया इंडियन वेंचर्स के साथ मिलकर आप बिजनेस स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करो, तो जिससे क्या हुआ? पुशअप मिला और पूरा स्टॉक मार्केट वापस अप हो गया। जिसमें कुछ कंपनियां थी, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड थी, फिर एक थी कोलगेट, फिर थी पॉन्ड्स इंडिया। ऐसी सब कंपनीज ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब 1973 की बात करें तब। फिर होता ही है कि 1977 में हमारे पूज्य श्री धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत की थी। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे सर पूज्य श्री क्यों? क्योंकि इसके शेयर्स में मेरे भी काफी अच्छे खासे पैसे बढ़े हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो और आज की डेट में भी ये जो सिक्योरिटी है, इनके जो शेयर्स है ना, वो हॉट फेवरेट रहते हैं लोगों के स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, एड ऑन करता हूं
कि मेरे जब दादा थे ना तो उन्होंने 10 रुपीज का शेयर्स लिया था रिलायंस का उस टाइम पे, मतलब कम से कम 1990 या 92 की बात करूं तो सोचो 10 रुपए का शेयर जिसकी आज की जो वैल्यू है वो 2300 प्लस वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि बहुत बढ़िया कंपनी, और धीरू भाई अंबानी की वजह से जो उनके जो शेयर्स थे वो फेवरेट हुआ करते थे लोगों के, और आज की डेट में भी रिलायंस के शेयर्स टॉप में ही चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें स्कैंडल्स इन कैपिटल मार्केट, यानी कि अब कैपिटल मार्केट में दौर आता है स्कैम का। सीधी सी बात है, जहां जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे वहां उतने बुरे पॉइंट्स तो होंगे ही। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कैंडल्स बाहर आए, स्कैम्स बाहर आए 1990 के डिकेड में, और इस वजह से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर, हम लोग थोड़े थोड़े हमारे पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में, हम लोगों का भरोसा उठ गया स्टॉक मार्केट से, ठीक है। और बहुत सारे ब्रोकर्स और बहुत सारे बैंकर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे स्कैम के अंदर, जो कि किया था किसने? हमारे हर्षद मेहता ने। जो हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया और उसमें सिर्फ एक जन नहीं, काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया। अब सीधी सी बात है कि भाई कोई एक जन पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कमा हो ही रहा है, ठीक है। बाकी सारे हम जैसे लोगों का तो क्या होगा, उस मार्केट में नुकसान होगा। तो ऐसे सारे स्कैम बाहर आने से पूरा कैपिटल मार्केट क्या हो गया? डूब गया। और डूब तो नहीं गया, बट ऐसा कहेंगे डाउनफॉल देखने को मिला और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था शेयर मार्केट से वो हट गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो लिस्टिंग ऑफ आईटी कंपनीज। अब बात आती है आईटी कंपनीज। अब आईटी कंपनीज जो थी तो 1990s के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आती है, जैसे कि हो गई विप्रो, सत्यम कंप्यूटर्स। अब ये सत्यम कंप्यूटर्स भी स्कैम वाली कंपनी है। फिर होती है इन्फोसिस, ठीक है। ऐसी सब कंपनियां आई जो इंडियन कैपिटल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे ये विप्रो का लोगो है, ये इन्फोसिस का लोगो है, ये सत्यम कंप्यूटर्स का लोगो है। और ये मार्केट में आते ही इन लोग ने पूरा मार्केट का जो आईटी फील्ड था वो बूम पे ला दिया। और आज की डेट में भी ये जो टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया स्क्रिप्ट्स है वो फेवरेट है लोगों की। आज की डेट में भी देखो लोग चाहते हैं कि विप्रो के शेयर्स ले, लोग चाहते हैं कि इन्फोसिस के शेयर्स ले, क्योंकि ये मार्केट में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो आखिरी पॉइंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ग्लोबल इंडियन कैपिटल मार्केट। अब इंडिया का जो मार्केट था वो बहुत ही बढ़िया हो चुका था और हमारा इंडिया का मार्केट में और भी लोग आ रहे थे। बट आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जब 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई, यानी कि 2008 में एक स्कैम निकला था, मतलब स्कैंडल निकला था, स्कैम निकला था, वो था केतन पारेख का, ठीक है। और इसकी वजह से भी वापस 2008 में भी हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है ना वो डिस्टर्ब हो गया था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कुछ लीगल प्रोसीजर शुरू कर दी। जैसे गवर्नमेंट ने बदला ट्रेडिंग जो थी उसको प्रोहिबिट कर दिया जुलाई 2001 के अंदर। फरवरी 2000 के अंदर इंटरनेट ट्रेडिंग जो था उसको परमिट दे दिया था, यानी कि आज की डेट में हम जो इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं वो 2000 से आया है, फेब 2000 से। फिर जून 2000 से जो ट्रेडिंग था फ्यूचर ट्रांजैक्शंस का वो परमिट दे दिया था, ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन परमिट दे दिया था। फिर फेब 2002 से बिग डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे VSNL, आप नेट पे जाके देखना, VSNL कंपनी है जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, यानी कि उस कंपनी, मतलब उस कंपनी को बेच दिया था, दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया था। जो टाटा था उसने VSNL के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे, बहुत बड़े लेवल पे इसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। जैसे आज की डेट में हुआ ना एयर इंडिया, जो एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी, अब वो किसने ले ली? वो ले ली टाटा वाले ने। तो कहने का मतलब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, वैसे ही VSNL का भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था बहुत बड़े लेवल पे। और 2003 के अंदर जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जितनी भी PSU है, ऑयल PSU, मतलब कि ऑयल बनाने की जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना उन सबको क्या करेंगे? प्राइवेटाइज करेंगे। यानी कि जितने भी ऑयल बनाने की गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी उन सबको क्या किया गया? प्राइवेटाइज, यानी कि प्राइवेट को दे दिया गया। नेक्स्ट बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में एमर्ज हो गए और बहुत बड़े प्लेयर बन गए हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट के। तो ये 6 पॉइंट था जो गवर्नमेंट ने ऐसी लीगल प्रोसीजर की जो मार्केट पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटराइज्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट टोटली कंप्यूटराइज्ड हो गया और आज की डेट में ट्रेडिंग इंटरनेट के थ्रू होती है, जिसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट को और ज्यादा पुशअप मिला। और इस तरह से हमारा इंडिया का मार्केट आज की डेट में भी ग्रो होता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा आगे चल के क्या हो जाए? ग्रो हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वाला पूरा टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।